हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिकेम साइंस में। जैसा कि हम लोग बोरॉन फैमिली को कार्बन फैमिली को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री की सीरीज में। आज हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट करेंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का रिकेम साइंस चैनल में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केमिस्ट्री की यात्रा में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नाइट्रोजन फैमिली को। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ प्रेम, आई हैव डन BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम आईसर मोहाली। आई एडमिटेड इन दैट इंस्टीट्यूट थ्रू IIT JEE रैंक। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज केमिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं और नाइट्रोजन फैमिली को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा कि आज हम लोगों को शुरू करना है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले हमारा आज फोकस रहेगा नाइट्रोजन फैमिली पर। नाइट्रोजन फैमिली पर हमारा आज फोकस रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टी उनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि बोरॉन से शुरू करते हैं। बैल, गाड़ी, इन, ट्रॉली। ऐसे ही यहाँ पे शुरू करते हैं। कार्बन, कौन, सिखाने, गया, सन की, पागल को। इसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के लिख सकते हैं। उस, से, टी, पो, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे जीरो ग्रुप के लिए लिख सकते हैं। हीलियम टॉप पे आएगा तो नियॉन। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो ये बोरॉन है वो किसका है, G13 का है। ये कार्बन है G14 ग्रुप का है। अगर ये हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो G15 ग्रुप का फैमिली है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो G16 का है। अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो ये G17 का है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब आप इसमें सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि पी ब्लॉक की एक ख़ास प्रॉपर्टी है। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि वो S ब्लॉक से भी रिएक्शन करते हैं, वो D ब्लॉक से भी रिएक्शन करते हैं, वो F ब्लॉक से भी रिएक्शन करते हैं, वो पी ब्लॉक से, खुद के पी ब्लॉक से भी रिएक्शन कर जाते हैं। इसीलिए नेचर में ये नाइट्रोजन के जो यूजली जो पी ब्लॉक के कंपाउंड हैं वो मिक्स स्टेट में पाए जाते हैं। कंपाउंड में उसमें पी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के एलिमेंट को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखने की अगर कोशिश करते हैं तो अगर हम लोग एक नॉर्मल फ्रेमवर्क बनाएं पीरियोडिक टेबल का तो आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये अपना हो गया ग्रुप 1 है, इस तरह से ये ग्रुप 2 है, और इस तरह से ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 11, इसी तरह 12, और फिर यहाँ से 13 पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। 14, 15, 16, 17, इसी तरह से 18 आ जाता है। इस तरह से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो टोटल हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल इसमें जो ग्रुप हैं वो कितने हैं, 1 to 18 हैं अगर हम लोग समझने की कोशिश करें। वहीं पे अगर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करते हैं इसमें तो जो एल्कली मेटल हैं अगर हम उनको बोलें तो वो कौन से होते हैं, ग्रुप 1 के। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं एल्कली अर्थ मेटल को तो वो कौन से होते हैं, ग्रुप 2 के। अगर हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक तो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक आता है हम लोग देख चुके हैं। 13 से 18 तक जो है पी ब्लॉक आता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तो आप समझिएगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, उनको भी हम लोग पी ब्लॉक में काउंट करते हैं क्योंकि पी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जाता है। इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन इसको ऊपर रखा जाता है, नियॉन के जस्ट ऊपर आता है ये।
इस तरह से। तो हम लोग अगर हीलियम की बात करें तो ये पी ब्लॉक का है, और लेकिन पी ब्लॉक का होने के बावजूद भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में नहीं जाता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2। इस तरह से तो हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है एस में, इवन दो इसको जो है पी ब्लॉक में काउंट किया जाता है। और अगर हम लोग अदर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन ना जाने के बावजूद भी इसको हम लोग पी ब्लॉक में काउंट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अदर पी ब्लॉक एलिमेंट की, अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना चाहें तो NH2 NP1 to 6 तक हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लिखना चाहें, अगर जैसे बोरॉन फैमिली है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमारी बोरॉन फैमिली के बाद में आ जाती है कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। तो इसी तरह से कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और इसी तरह हैलाइड फैमिली, हैलोजन फैमिली, इस तरह से, और नोबल गैस फैमिली, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश, अगर हम लोग लिखते हैं बोरॉन के केस में तो NH2NP1 होता है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है P1 में जाता है। वैसे ही कार्बन के केस, कार्बन फैमिली के लिए हम लोग लिख सकते हैं NH2NP2, वैसे ही नाइट्रोजन के लिए लिख सकते हैं NH2NP3, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हैं NH2NP4, ऐसे ही हैलोजन के लिए लिख सकते हैं NH2NP5, ऐसे ही जीरो ग्रुप के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं NH2NP6। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे जो पी ऑर्बिटल है उसमें px, py और pz होता है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर हम लोग फिल करना चालू करें तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो ये हो गया अपना बोरॉन फैमिली। अगर हम लोग इसमें एक और इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो ये हो गया अपना कार्बन फैमिली। अगर एक और इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो ये नाइट्रोजन फैमिली। अब इसकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये ऑक्सीजन फैमिली। अगर एक और इसमें फिल कर देते हैं तो ये हो गया अपना हैलोजन फैमिली, और फिर ये लास्ट में कंप्लीट पेयरिंग हो जाती है। तो अब ये जो सिचुएशन है वो है नोबल फैमिली की, नोबल ग्रुप फैमिली की ये सिचुएशन है। तो ये एक बात हुई इसके बारे में। अब आप इसके बारे में कुछ और समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम लोग बात करते हैं कि थर्ड ग्रुप के थर्ड पीरियड की हम लोग बात करते हैं, सेकंड पीरियड की हम लोग बात करते हैं, तो आप समझिएगा कि जो पी ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है अपना पी ब्लॉक का, और इसमें इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो अपना यहाँ पे ये आ जाता है हीलियम, यहाँ अपना आ जाता है नियॉन, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पे पीरियड क्या है, ये पीरियड है 1, ये पीरियड है 2, ये पीरियड है 3, ये पीरियड है 4, ये पीरियड है 5, इस तरह से हम लोग देखते हैं। और इसके नीचे फिर 2 और आ जाते हैं इस तरह से। तो P6 और P7 टोटल 7 पीरियड होते हैं अगर हम लोग देखने की कोशिश करें इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड पीरियड है या फिर सेकंड रो है उसमें अब्सेंस होता है किसका, डी ऑर्बिटल का। डी ऑर्बिटल का अब्सेंस होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपना बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, इनमें क्या होंगे, इनमें इम्पटी डी ऑर्बिटल नहीं होते, यानी कि 3D नहीं होता क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन 2p तक ही जाता है, यानी कि 2s2 और 2p1 to 6 तक ये जाता है। तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं इसमें थर्ड ग्रुप में, अगर हम लोग जाते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड रो आ जाती है अपनी कौन सी, एल्यूमिनियम वाली, सिलिकॉन वाली, फास्फोरस वाली, सल्फ़र वाली, क्लोरीन वाली। इस तरह से अगर हम लोग नोटिस करते हैं इनको और समझने की कोशिश करते हैं तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि इसमें क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 और 3p1 to 6 तक देखा जाता है। तो आप समझिएगा कि इसमें 3D कैसा है, 3D यहाँ से मिलने लग जाते हैं, लेकिन 3D 0 है, यानी कि इसमें क्या एम्प्टी 3D ऑर्बिटल है। अब आप इन चीज़ों को नोटिस करते रहिएगा क्योंकि यही चीज़ें हैं जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करती हैं।
इस बात को समझिएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहीं पे थर्ड और फोर्थ रो में हम लोग जाते हैं, यानी कि इस वाले में, और जो हम लोग फोर्थ और फिफ्थ रो में जब हम लोग जाते हैं तो फिर वहाँ हमको मिलने लग जाता है फील्ड डी ऑर्बिटल मिलने लग जाते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। तो जो फोर्थ रो है अपना, उसमें डी जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ऐसे ही फिफ्थ रो है, उसमें भी हमारा 3D जो है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और इसमें हमें यहाँ पे 4F मिलने लग जाता है। इस चीज़ को समझिएगा, 4F भी यहाँ पे मिलने लग जाते हैं। तो ये वेरिएशन भी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, ये वेरिएशन भी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है इस तरह से। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल और मेटलॉयड और मेटल तीनों पाए जाते हैं। अगर हम लोग कोशिश करें ऑब्जर्व करने की, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड तीनों ही पाए जाते हैं। अब हम लोग अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हम लोगों का आज विशेष फोकस है नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं और हम लोग जेड लिखने की कोशिश करें तो 7, 15, 33, 51, 83 इस तरह से। तो हम लोग अगर नोटिस करते हैं तो ये जो अपना नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ये किस में आते हैं? ये नॉन मेटल में आते हैं। अब ये क्यों आते हैं नॉन मेटल में, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये नॉन मेटल में आते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये किस में आता है? मेटलॉयड में आता है। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करेगा। और जो अपना बिस्मिथ आता है वो मेटल में आता है, मेटल में आता है। तो हम लोग इस चीज़ को क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू जो हम लोग बॉटम जा रहे हैं, तो जो मेटालिक करैक्टर है वो कैसा हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं बॉटम टू टॉप जाने की, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनके बारे में हम लोगों को समझना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली जो है उसकी हम लोग ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे। ऑकरेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख पाते हैं, अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में ही देख लें तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो बाई मॉलिकुलर के रूप में यानी N2 के रूप में 78% तक सराउंडिंग में है। तो आप इसी से इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। यू कैन अंडरस्टैंड कि N2 जो है हमारे इन्वायरमेंट में 78% एयर का पार्ट है। और दूसरी बात ये N2 का जो इनर्ट बिहेवियर है, इसकी वजह से इसको हम लोग देखते हैं जो कुरकुरे और चिप्स के पैकेट और चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें इसको भरा जाता है, जिससे क्या होता है कि जब N2 उसमें भर देते हैं तो जो हमारा फूड है वो ऑक्सीडेशन में ईजिली नहीं जाता और स्पॉयल होने से बच जाता है, यानी स्पॉयल नहीं होता। अगर इसलिए ऑक्सीडेशन को बचाना हो तो हमें वहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज को कम करना होता है और N2 की परसेंटेज को बढ़ाना होता है। तो N2 क्या है? रिएक्टिव है। वहीं O2 क्या है? रिएक्टिव है, जबकि N2 क्या है? नॉन रिएक्टिव है। तो N2 में जो नॉन रिएक्टिव बिहेवियर है वो N ट्रिपल बॉन्ड N की वजह से पाया जाता है। इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी लगभग 931 किलो जूल समथिंग होती है। इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ क्लोज टू द HH बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं 13-12 किलो जूल पर मोल होती है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ये और इसके क्लोज है ये, तो इसका मतलब है कि N2 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अपनी डेली लाइफ में
जो पी ब्लॉक केमिस्ट्री है उसकी आप इम्पोर्टेंस को समझिएगा। ये तो हम लोगों ने बात की एटमॉस्फेयर की। अब हम लोग चलते हैं अर्थ क्रस्ट पे, जिस पे हम लोग अपनी अर्थ है, ज़मीन है, इस पे हम लोग चलते हैं। अब आप इसकी बात कीजिएगा। अर्थ क्रस्ट में भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं नाइट्रोजन की फाइंडिंग को। तो जो अपना हम लोग जब ओशियन में जाते हैं तो हम लोग, और यूजली जो रॉक्स देखी जाती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, चिली सॉल्ट पीटर के रूप में पाई जाती हैं। चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर के रूप में पाई जाती है। इनके नाम कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनको मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो चिली सॉल्ट पीटर जैसे NaNO3 है, इसको चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है। KNO3 को यहाँ पे बोला जाता है इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडियन सॉल्ट पीटर हम लोग इसको कहते हैं। आप इस चीज़ को समझिएगा। तो ये इस तरह से पाए जाते हैं, और इनकी टेंडेंसी क्या है, ये जो होते हैं ये नेचर में एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। क्योंकि अगर कहीं पे मान लीजिए बर्निंग हो रहा हो, अगर कहीं पे बर्निंग हो रहा हो और अगर उस बर्निंग में हम लोग ऑक्सीजन की फ्लो को अगर बढ़ा देते हैं तो वो बर्निंग कैसा होता है, फास्ट हो जाता है। तो वो बर्निंग फास्ट हो जाता है, यानी कि हीट जो है लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, एक्सप्लोसिव हो जाता है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि इसीलिए आप समझिएगा जो हमारी मैचस्टिक है, जो तीलियां होती हैं माचिस की, उसमें आप देखिए कि यहाँ पे फास्फोरस लगा रहता है। तो उस P4 के साथ में KNO3 को और NaNO3 को साथ में मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रब करते हैं इसको, जब हम लोग रबिंग करेंगे तो हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने से जो P4 है वो क्या करता है, बर्न होता है। बर्न होता है तो इसकी बर्निंग को फास्ट करने का काम KNO3 या फिर NaNO3 करता है। तो ये जो बर्निंग को फास्ट करने का काम NaNO3 और KNO3 कैसे करता है, बाई प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन परसेंटेज टू P4। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक्सप्लोसिव एक्टिविटी को इन्हेंस कर देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। यहाँ पे फास्फोरस भी पी ब्लॉक का है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी पी ब्लॉक के हैं। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी इनके बारे में। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर हम लोग बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की और हम लोग इसमें डिस्कस करने की कोशिश करें अगर, तो आप समझिएगा कि जो प्लांट हैं और जो अपने एनिमल हैं, उन प्लांट और एनिमल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन में यूजली नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होता है, इस चीज़ को समझिएगा। इसकी प्रोटीन जो है, और जो हमारा बात करते हैं जो हमारी बोन होती हैं उनमें क्या होता है, कैल्शियम यूजली देखा जाता है, फॉस्फेट भी देखा जाता है। तो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। कैल्शियम फॉस्फेट को हम लोग कहते हैं कि किस फॉर्म में, एपेटाइट की फॉर्म में मिलता है, एपेटाइट की फॉर्म में मिलता है। इसीलिए ये हमारे जो टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, जो टीथ को या फिर नेल्स को, इनको क्या देता है, मजबूती देता है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी के शरीर में कैल्शियम की या फिर फास्फोरस की कमी हो जाती है परसेंटेज वाइज, तो उसके दांत मजबूत ना होकर कमज़ोर होने लगते हैं और समय के साथ गल जाते हैं या फिर कीड़े लग जाते हैं। तो ये एक रियल लाइफ में हम लोगों ने एग्जांपल देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हम लोग पी ब्लॉक की एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हमने नाइट्रोजन की बात कर ली, हम लोग बात करते हैं फास्फोरस की। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फास्फोरस की, पी ब्लॉक की, फास्फोरस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो नेचर में ये मिनरल के रूप में मिलता है, मिनरल के रूप में मिलता है। और मिनरल कौन सा, एपेटाइट का, एपेटाइट के रूप में मिलता है। ये एपेटाइट क्या होता है, एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, जैसे कि Ca9PO4 का होल 6 CaX2। इस तरह का कंपाउंड अगर है तो उसे हम लोग एपेटाइट बोल देते हैं। यहीं पे इस एपेटाइट का वेरिएशन है, जैसे X = फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। और ऐसे ही हम लोग डिफरेंट टाइप के एपेटाइट जो हैं वो नेचर में, मिनरल में देखे जाते हैं। तो इस तरह से
इस तरह CA9PO4 6, इस तरह से हम लोग CaCl2 इस तरह से लिख सकते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं CA9PO4 का होल 6, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो ये डिफरेंट टाइप के एपेटाइट हैं जो हमारी बॉडी में देखे जाते हैं और मिनरल्स में देखे जाते हैं। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कुछ इसके बारे में कि नेचर में कैसे मिलता है। और फास्फोरस अगर हम लोग बात करें अपनी बॉडी में तो वो बोन में होता है, सेल में भी फास्फोरस होता है। अगर हम लोग बात करते हैं जो हम लोग मिल्क पीते हैं उस मिल्क में भी फास्फोरस होता है। अगर हम लोग एग की बात करें तो उस एग में भी फास्फोरस पाया जाता है। तो ये जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन है जिनमें घुमा घुमा के पूछता है, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने नाइट्रोजन की बात कर ली, फास्फोरस की बात कर ली, अब हम लोग आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ की बात करते हैं। तो ये जो है नेचर में अगर इनकी बात करें तो ये नेचर में सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड मिनरल में टुगेदर पाए जाते हैं। तो ये सल्फाइड मिनरल में टुगेदर पाए जाते हैं अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज को अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे n=2 है, यहाँ n=3 है, यहाँ n=4 है, यहाँ n=5 है, यहाँ n=6 है। अगर हम लोग इस तरह से देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रही हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या बढ़ रही है, तो हम लोग देख सकते हैं कोई एक एलिमेंट उसका न्यूक्लियस है, अगर उसमें हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाएंगे इस तरह से तो हम लोग देखते हैं कि उसकी रेडियस क्या है, इंक्रीज करती चली जाती है। तो ये रेडियस अगर इंक्रीज कर रही है, अगर रेडियाई इंक्रीज करती है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। लेकिन एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जो है जो साइज है वो फास्ट इंक्रीज देखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन के केस में अगर रेडियस की बात करें तो 70 pm है, अगर हम लोग बात करते हैं पिकोमीटर। अगर हम लोग फास्फोरस की बात करते हैं तो 110 पिकोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो लार्ज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फास्ट इंक्रीज है, फास्ट इंक्रीज है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे SB और BI की, तो हम इनको नोटिस करने की कोशिश करें तो इनकी जो रेडियस है, जिनकी रेडियाई है उसमें मच चेंजेस नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो ऑलमोस्ट सेम होगी, ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और अब आप इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं जैसे 1s2, 2s2, 2p3। इस तरह से अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो इस तरह से हम लोग इसको 2s को भर देंगे और इस तरह से हम लोग 2p को भर देंगे, px, py, pz। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जो फास्फोरस p ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन जो हमारी नाइट्रोजन फैमिली है उसमें जो जो इलेक्ट्रॉन हैं p में वो कितने हैं, वो 3 हैं, यानी हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। आप इस चीज़ को समझिएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी उनकी हाई होती है, उनकी स्टेबिलिटी हाई होती है। तो इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा।
अब हम लोग आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग कार्बन से तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कार्बन से तुलना करेंगे, कार्बन फैमिली से, कार्बन फैमिली से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अगर कार्बन फैमिली की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p2 इस तरह से, और हम लोग इसको फिलिंग को देख सकते हैं इस तरह से होती है। और वहीं पे अगर नाइट्रोजन फैमिली का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं उसका क्या होता है, NH2 NP3 इस तरह से होता है। अगर हम लोग इसको फिलिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग N कर देते हैं, फैमिली है तो इस तरह से। तो इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं, NH2 NP2 इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है IEC1, इसको हम लोग कह सकते हैं IEN1 अगर हम लोग इसको बोलें, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये हाफ फील्ड है तो इसकी जो IE1 है वो रिलेटिवली हाई होती है एज कम्पेयर टू IE2, क्योंकि एक बार अगर डिस्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। वैसे ही IE3 को हम जो है कंपेयर कर सकते हैं और ऑर्डर लगा सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली के केस में। लेकिन अगर हम लोग कार्बन फैमिली से कंपेयर करेंगे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एज कंपेयर टू द कार्बन फैमिली, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो एज फॉर द नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं, नेट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, जिसको हम लोग लिख सकते हैं IE1 प्लस IE2 और प्लस IE3 से डोनेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो N फैमिली है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन फैमिली। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जब हम लोग इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, जो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन नल एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो वो कैसी हो रही, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में एक्सेप्शनली इंक्रीज है, नाइट्रोजन फैमिली के केस में, बिकॉज ऑफ हाई फील्ड नेचर। वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो फिर से ये नॉर्मल हो जाती है। नाइट्रोजन के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर नियॉन की बात आती है तो यहाँ पे फुल्ली फील्ड हो जाता है। अगर ये फुल्ली फील्ड हो जाता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी फिर स्टेबिलिटी हाई है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी अगेन हाई हो जाएगी। अगेन यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई हो जाएगी। इस तरह से हम लोग नोटिस कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको दिखाते हैं कि IE1, IE2 और IE3 को अगर हम लोग कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आप समझिएगा कि IE1 402 आता है, और IE2 की बात करें तो 2856 आता है। वैसे ही IE3 की बात करें 4577 आता है। इस तरह से आप समझिएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं फॉस्फोरस के केस में, और इसमें हम लोग IE1 और IE2 को देखने की कोशिश करते हैं, IE3 को देखने की कोशिश करते हैं तो वो आता है 1012, इसी तरह से 1903, इसी से 2901। तो आपको ये स्टैटिक्स याद नहीं करना है, लेकिन ये स्टैटिक्स क्या एक डाटा इंटरप्रिटेशन देता है। आप उस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी आ रही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आ रही है 1400 समथिंग, और यहाँ पे मात्र 1000 ही आ रही है। उसका कारण क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का 1s2, 2s2, 2p3। वहीं पर अगर फास्फोरस की बात करें तो क्या है, NH2। अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है, आप इसको समझिएगा कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आप ये समझिएगा कि इसमें जो कोर इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 10 है। यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन का हम लोग देख सकते हैं तो ये अपने 2 हैं। इस तरह से हम लोग देखें तो इसको 1s2 अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं। तो जब नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं उस केस में यहाँ पे क्या, शील्डिंग हाई हो जाएगी,
और शील्डिंग हाई होने की वजह से जो 3p है वो थोड़ा सा अपने को न्यूक्लियस से दूर महसूस करेगा। इसी वजह से जो है इस 3p का इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाता है एज कम्पेयर टू 2p। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p का निकालना ज़्यादा आसान है, ईजी है एज कंपेयर टू 2p। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 2p न्यूक्लियस के पास में 2p अधिक है और 3p दूर है, और इसके बीच में अपना 3s होगा। यहाँ पे अपना हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर 3s आ जाता है जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है और 3p जो है न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। इस वजह से इसको हम लोग देख सकते हैं कि फास्फोरस के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। इस चीज़ को समझिएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने को आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग आज करेंगे इनके केस में। आप इसको देखते हैं तो जैसे हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। तो नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो 3.1 होती है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। फास्फोरस की 2.1 होती है, आर्सेनिक की 2.0 है, और एसबी की 1.9 है और बीआई की 1.9 है। तो हम लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है लास्ट में जाते जाते बिल्कुल सिमिलर हो जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे बात करें टॉप टू बॉटम जाने की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, इस चीज़ को समझिएगा। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, इजी नहीं है, नॉट इजी। लेकिन फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, इस चीज़ को समझिएगा। तो ये कंसेप्ट आपस में एक दूसरे से लिंक हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को यहाँ पे डिस्कस क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस आपको दिखाते हैं क्या इम्पोर्टेंस है, देखिएगा। इम्पोर्टेंस देखिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक कंपाउंड है MXN टाइप का, और अगर हमें इसमें मेटल कौन सी है, M है और X है, कोई एक एलिमेंट है M है और X है। अगर हमको M के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमको पता हो, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग कह देते हैं कि E1 है। अगर हम लोग कह दें यहाँ पे कि E1 है, X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी E2 है, तो इसका जो डिफरेंस है डेल्टा E जो है E2 माइनस E1 को अगर हम लोग जब नोटिस करेंगे तो वो डिफरेंस हमें ये इंडिकेट करता है कि जो बॉन्ड है MX का वो कोवैलेंट है और आयनिक है और पोलर है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ईजिली बताती है, और ये भी बताती है कि पार्शियल चार्ज जो है वो किस पे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, डिसाइड्स पार्शियल चार्ज। अभी आप लोग एग्जांपल से एकदम समझेंगे अच्छे से कि किस तरह से होता है। जैसे मैं आपको जो एक्सपेरिमेंटल डाटा स्टैंडर्ड वो बताता है कि जैसे डेल्टा E की वैल्यू जो है वो आप समझिएगा कि 0 से हो सकती है, कहाँ तक जाती है, 0 से 4 तक जा सकती है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की है 4। अगर हम लोग मिनिमम बात करेंगे तो मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लगभग अराउंड 0.1 समथिंग के आसपास तक हम लोग जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा E की वैल्यू है वो 0 से और 4 के बीच में वेरी करेगी। इस चीज़ को पहले समझना होगा। अब आप एक चीज़ समझिएगा कि अगर डेल्टा E की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में है इस तरह से, और अगर डेल्टा E की वैल्यू 0.5 से, डेल्टा E यहाँ लिख देते हैं, 0.5 से 2 के बीच में है, और अगर डेल्टा E की वैल्यू 2 से अगर इंक्रीज करती है 4 तक, हम लोग इसको लिख देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 तक जाती है। तो आप समझिएगा कि अगर इस रेंज में हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा बॉन्ड है वो कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। नॉन पोलर
कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर हम लोग बात करते हैं इस डिफरेंसेस के बीच में अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है, इसका सीधा मतलब है, क्या मतलब हुआ इसका, अगर 0.5 से 2 के बीच में आता है तो वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से 4 के बीच में डिफरेंसेस आता है तो उसका मतलब है कि वो बॉन्ड कैसा हो गया, आयनिक हो गया, आयनिक हो गया। अब आपको आयनिक का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे NaCl, NaCl है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस को निकालें तो इसकी लगभग, इसकी मान लीजिएगा 3.5 है, इस तरह से 3.2 समथिंग हम इसको लिखते हैं, इसकी 3.2 है और इसकी कुछ होती होगी 1 पॉइंट समथिंग, कुछ मान लीजिए 1.1 मान लेते हैं। तो इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 2 आता है, इसीलिए ये बॉन्ड कैसा है, आयनिक है। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं एनो के केस में, एनो एक मॉलिक्यूल है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका हम लोग पता करना चाहेंगे इसका बॉन्ड कैसा है, तो नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कितनी होती है, हम लोगों ने अभी देखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के केस में 3.1 है और ऑक्सीजन के केस में हम लोगों ने देखी है कितनी होती है, लगभग जो है 3.5 है। आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकल कर आता है 0.4, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो किस प्रकार का, ऑलमोस्ट नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, या इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। और रिलेटिवली एटॉमिक डिफरेंसेस की वजह से पोलर कोवैलेंट हो सकता था, लेकिन दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कैसा बॉन्ड हो गया, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं HCl का, HCl का, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी 3.2 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। जब आप इसका डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस आता है 3.2 माइनस 2.1, यानी कि 1.1 समथिंग आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस रेंज में आ रहा है, 0.5 से 2 की रेंज में आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें उसके बॉन्ड के नेचर के बारे में बता सकती है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है कि वो आयनिक है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कुछ बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कुछ कोवैलेंट रेडियाई के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले ही। अब हम लोग थोड़ा आयनिक रेडियाई के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। आयनिक रेडियाई के बारे में हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। आप इसी को समझिए, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, बिस्मिथ है। अब आप समझिएगा कि जब इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और अगर ये कंपाउंड कंबाइन करता है ऑक्सीजन से या फिर अपने ही किसी टॉप एलिमेंट से अगर कंबाइन करता है, नाइट्रोजन मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से करे या नाइट्रोजन कार्बन से करे, इस टाइप का, तो जो बॉन्ड होते हैं वो यूजली कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। हम लोग ऊपर देख चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ज़्यादा नहीं है। ये कोवैलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए इसका मतलब है कि अगर ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। और एक चीज़ को समझिएगा कि जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 1s2 2s2 2p3 है। वहीं पे फास्फोरस की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं तो 3s2 3p3 आ जाता है। तो हम लोग देख पाते हैं कि 2p के इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अधिक पास हैं एज कम्पेयर टू 3p। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो फास्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटिवली इजी है, यानी लो है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो नीचे हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होने लग जाती है, यानी कि ईजिली इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। इसीलिए जो Bi है वो Bi+3 में मिलता है, Sb है वो Sb+3 में मिलता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो वो +3 में ना मिलके N3 निगेटिव में मिलेगा, फास्फोरस 3 निगेटिव में मिलेगा, आर्सेनिक 3 निगेटिव में मिलेगा। तो ये क्या है, इनको हम लोगों ने लिया है आयनिक रेडियाई मेजर करने के लिए। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि किस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि जो आयनिक रेडियाई है वो किस तरह से ऑब्जर्व की जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, तो जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के संदर्भ में,
तो एक कंसेप्ट के रूप में आप ऐसे समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट यूजली रिलेटेड होता है किससे, सॉलिड स्टेट से, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे रिलेटेड होता है, लिक्विड स्टेट से। जो वेपर पॉइंट है वो किससे रिलेटेड होता है, वेपर फेज से। वेपर फेज से रिलेटेड होता है इस तरह से। तो आप ऐसे समझिए, इसे मान लीजिए हम लोग NaCl को ही ले लेते हैं। NaCl एक सॉलिड है, तो इसके संदर्भ में हम लोग को कंटेस्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करनी है तो किसकी बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की। हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये मेल्ट होने की कोशिश करे, अगर वो मेल्ट हो जाता है, जैसे शुगर है, शुगर भी हम लोग सॉलिड फॉर्म में है शुगर, और अगर हम लोग इसको हीटिंग देते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें देखना है। फॉर एग्जांपल आइस है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम लोग हीटिंग देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आप ऐसा समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि एलिमेंट का कोई एग्जिस्टेंस कंपाउंड है और वो सॉलिड फॉर्म में नेचर में मिलता ही नहीं है, तब आप उसके केस में मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में ना मिलकर डायरेक्ट वेपर फेज में जाता है, तो हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो नहीं कर सकते। वेपर पॉइंट भी हम लोग उसका सीधा बॉइलिंग पॉइंट उसका डिसाइड नहीं कर सकते। इसी तरह से ये जो अवेलेबिलिटी है डाटा की जो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपाउंड नेचर में इस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग नेचर में देखने की कोशिश करें, नेचर में तो नाइट्रोजन को अगर हम लोग देखने की करें नेचर में तो कैसे मिलता है, N2 की फॉर्म में मिलता है। N2 कैसा है, गैस है। अगर N2 गैस है तो हम लोग इसकी क्या बात करेंगे, वेपर फेज की हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें प्रेशर की बात कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। लेकिन इसके केस में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करना एकदम फिजूल होगा, क्योंकि सबसे पहले तो इसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा इसलिए, और नेचर में सॉलिड स्टेट में ये नहीं मिलता है। वैसे हम लोग फास्फोरस की बात करें तो ये P4 स्टेट में, यानी वाइट फास्फोरस, और P4 ब्लैक फास्फोरस और P4 ब्राउन फास्फोरस के रूप में एलोट्रॉप इसके पाए जाते हैं। तो ये रिलेटिवली सॉलिड फॉर्म में ये होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं। तो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का देखते हैं। वैसे ही अपना जो आर्सेनिक है ये अपना ग्रे अल्फ़ा फॉर्म में मिलता है, ग्रे अल्फ़ा फॉर्म में मिलता है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझेंगे। तो जैसे अपना फास्फोरस है, नाइट्रोजन है वो N2 में होता है, फास्फोरस है वो अपना P4 में मिलेगा, आर्सेनिक है वो तो नेचर में अल्फ़ा फॉर्म में मिलेगा, और Sb है तो वो भी अपना मिलेगा, ऐसे ही Bi भी मिलता है। तो अगर हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो नाइट्रोजन केस में 77.2, ऐसे ही फास्फोरस के केस में 554, और AS के केस में मिलता है 888, इसी तरह से 186, 1837। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जो हम लोग जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब आप इस चीज़ समझिए, नाइट्रोजन से फास्फोरस के बीच में जो इन्हेंसमेंट है वो फास्ट है। नाइट्रोजन 77.2, वहीं पे फास्फोरस 554 समथिंग। तो आप समझ सकते हैं इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गैस फेस में है और ये सॉलिड फेस में है, इस तरह से। तो सॉलिड फेस को अगर हमें ले जाना हो, सॉलिड फेस को हमें लिक्विड फेस में पहले ले जाना होगा, फिर लिक्विड फेस को बॉयल कर देंगे तो हमको बॉयलिंग कंडीशन उसको ले जाना होगा। लेकिन जब ऑलरेडी N2 जो है गैस है, उसको लिक्विड फॉर्म में भी अगर हम ले जाते हैं तो हम वहाँ से बॉयलिंग पॉइंट उसका पता कर सकते हैं। तो यानी कि हमें इसमें ज़्यादा हीटिंग देनी पड़ेगी सॉलिड के केस में, इसीलिए जो बॉयलिंग पॉइंट है वो फास्फोरस के केस में कितना ज़्यादा दिखाया गया है।
तो इस तरह से हम लोग इस डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। आपको ये डाटा याद नहीं रखना है, बस ओवरऑल आइडिया दिमाग में रखना है कि नाइट्रोजन के केस में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन फास्फोरस के केस में बॉइलिंग पॉइंट हाईली इंक्रीज कर जाता है। इस तरह से, और करना भी चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डेंसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी है वो कैसी होती है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि क्यों इनके डाटा टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रहे हैं। अब आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, एक फैक्ट है जिस पे कभी भी एमसीक्यू बन सकता है कि जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है, बीआई है, इस तरह से, तो इनके तो एलोट्रॉप हम लोग नेचर में देख सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का कोई भी नो एलोट्रॉप फाउंड, नो एलोट्रॉप फाउंड इन नेचर फॉर नाइट्रोजन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फैमिली में या पी ब्लॉक में। आप इस चीज़ को समझिएगा। तो जो नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP3 टाइप का। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इसमें। तो सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन स्टेट अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इनसे निकलेंगे तो नॉर्मली जो है +3 शो कर सकता है या -3 शो कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि ज़्यादा सील्डिंग हो जाती है, अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम +5 तक शो कर सकता है। यानी कि नॉर्मली इनकी ऑक्सीजन स्टेट +3, +5, -3 इस तरह की देखी जाती हैं। अब इस चीज़ को ट्रेंड को देखिएगा कि जो हम लोग -3 की बात करते हैं तो वो टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखता है, लेने की टेंडेंसी नहीं रखता है। और इसीलिए जो माइनस ऑक्सीजन स्टेट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही डिसाइड होती है अगर वो किसी के साथ कंपाउंड बनाता है तो आप इस चीज़ को समझिएगा। हम लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं +3 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी की, तो ये टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, इंक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज कर जाती है। और कारण क्या है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो NS का इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करता है, लेकिन जो NP3 है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर महसूस करता है, इसीलिए सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और +3 स्टेट फेवर करती है। जबकि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कॉलम में नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक, तो यहाँ पे +4 हमारे +5 तक फेवर करेगी, लेकिन BI के केस में मात्र +3 ही फेवर करती है। तो इस चीज़ को समझिएगा। मात्र जो BI का +5 में जो अगर कोई कंपाउंड हम बात करें तो BiF5 ये कंपाउंड है जो नेचर में मिलता है, जो +5 में है। अदरवाइज आप BI का कोई भी कंपाउंड्स नहीं देखेंगे। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो जो +5 ऑक्सीजन स्टेट है उसके बारे में भी यही सत्य है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं जब, तो वो क्या करता है, डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने कुछ बात की ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। हम लोग स्पेशली बात करते हैं नाइट्रोजन के केस में। हम लोग ये देखेंगे कि नेचर में नाइट्रोजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नॉर्मली क्या मिल सकती हैं। तो देखिए इसकी न्यूट्रल भी मिल सकती है, इसे 0 मिल सकती है, +3 भी मिल सकती है, +5 भी मिल सकती है, इवन +1, +2, +4 भी मिल सकती है। तो इसको नॉर्मली अगर याद करना हो तो सीधे नंबरिंग याद रखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये प्लस में सारी ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे N2O है, आप इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालिएगा तो ये अपना 2x हो गया, +-2, तो इसलिए 0, यानी 2x = -2, इसलिए x =
क्या हो गया +1। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि यानी कि जो N2 है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट +1 है। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेना चाहें +2 का, तो देखिएगा जैसे NO है, तो NO मॉलिक्यूल में x - 2 = 0, तो इसलिए हम लोग इसको निकाल सकते हैं x = 2, यानी कि जो नाइट्रोजन है उसमें ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2 है। ऐसे ही हम लोग एग्जांपल और ले सकते हैं जैसे NO2 का, तो NO2 में अगर हम लोग निकालना चाहें 2 × -2 = 0, यानी x = +4, तो हम लोग देख सकते हैं NO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +4 है। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं, अब आप ये समझिएगा कि जो नेचर में जो NO2 है अगर मिलता है तो वो डायमर के रूप में भी मिलता है। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं NO2 की, तो ये भी डायमर के रूप में मिलता है, N2O4 भी मिल सकता है, यानी पाया जा सकता है इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके केस में भी ऑक्सीजन स्टेट नहीं बदलती, यानी कि NO2 केस में भी, NO के केस में भी +2 रहेगी और NO2 के केस में +4 रहेगी। तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो एक बात होगी इसकी। अब हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं फास्फोरस के केस में। फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो समझिएगा कि जो फास्फोरस है उसमें जो यूजली फास्फोरस के जो कंपाउंड है वो ऑक्सो एसिड के रूप में मिलते हैं। ऑक्सो एसिड कौन से होते हैं? जो फास्फोरस से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कार्बन में, जैसे कार्बन के साथ में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था HCOH टाइप का, तो ये क्या था? एक तरह का ऑक्सो कंपाउंड था। ऑक्सो एसिड हम लोग इनको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O और O था। इसी तरह से फास्फोरस के केस में P डबल बॉन्ड O और O टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो ये ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। उसकी फॉर्म में कंपाउंड्स मिलते हैं इसके। अगर इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें हमें मिलती हैं जो फास्फोरस की वो +1, +3, +5 और +4, इस तरह से हम लोग देखते हैं। और अगर हम लोग इसमें एक नोटिस करने वाली बात है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में ऑक्सीजन स्टेट का बस इतना ही अंतर है कि जो फास्फोरस है वो +2 में नहीं मिलता है, जबकि नाइट्रोजन है वो +2 में मिलता है। तो बस ये चीज़ है कि ऑक्सीजन स्टेट फास्फोरस की +2 नहीं नोटिस की जाती। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्सीजन स्टेट की बात करें +1, +2, +3, +4 इनकी बात करें, और आप समझिएगा जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है वो +3 में है या फिर +4 में है, तो वो एसिडिक मीडियम जो हम उसमें डालते हैं, तो एसिडिक मीडियम में वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। अब आप पूछेंगे कि डिस्प्रपोर्शनेट का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है जैसे कोई कंपाउंड अगर +3 में था तो वो रिएक्शन करने के बाद में दो अलग कंपाउंड में ऐसे टूटेगा कि एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा होगी और एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से कम होगी। फॉर एग्जांपल ये जो टूटते हैं +2 और +5 में नॉर्मली टूटते हैं, तो इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग HNO2 को ले लेते हैं, इसकी ऑक्सीजन स्टेट हम लोग निकालने की कोशिश करें तो +1 x 2 × -2 = 0, यानी x, और यहाँ पे 4 +1 = 0, यानी x = यहाँ पे +3। तो यहाँ पे NO2 के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +3 है। अगर हम लोग इसकी एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराते हैं तो ये HNO3 में चला जाता है, प्लस वाटर रिलीज होता है और NO बनता है। तो यहाँ पे HNO3 के केस में अगर हम लोग ऑक्सीजन स्टेट निकालने की कोशिश करें तो ये +1 +x +3 × -2, तो ये +1 +x यहाँ पे -6। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं x - 5 = 0, यानी x = 5। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि +5 में है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये x किस में है? +2 में है। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जो +3 है वो एसिडिक मीडियम में टूट गया, किस में? +2 और +5 में। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। ये तो बात हो गई नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में यूजुअली ऐसा देखा जाता है, लेकिन आप बात करेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की बात करेंगे, और इन ये यूजुअली हमें पता है +3 में ज़्यादा फेवर करते हैं, हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो इसका कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देखा जाता है। तो इसका कोई भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ये हेड एलिमेंट है, नाइट्रोजन हमारा हेड एलिमेंट है,
और मैक्सिमम कोवैलेंसी +4 शो कर सकता है। आप इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम कोवैलेंसी +4 शो कर सकता है। वहीं पर अगर हम लोग फास्फोरस की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम कोवैलेंसी या फिर CN नंबर 6 तक जा सकता है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लीजिएगा PF6 है, तो PF6 निगेटिव टाइप का बनता है। यूजली P +4 +5 में स्टेबल है, तो नॉर्मली PF5 बनना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि जैसे 3s2 3p3 हम लोग लिखते हैं अगर, तो इसमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल फास्फोरस के केस में पाए जाते हैं, 3d0 है। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन की स्थिति में, एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लोग फास्फोरस की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच जाता है, और डी में पहुंचने के बाद में ये हम देखते हैं कि इस तरह से ये कितने CN नंबर शो कर सकता है, पेयरिंग कर सकता है, 1 2 3 4 5, तो CN नंबर 5 शो कर सकता है। लेकिन मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होती है, मोस्ट स्टेबल CN नंबर है, वो क्या होता है, 6 होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। तो इसलिए यहाँ पे एक लोन पेयर को भी यहाँ पे ये ले सकता है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, लेकिन ऐसा नाइट्रोजन नहीं कर सकता। इसीलिए ये PF5 से PF6 में भी जा सकता है, तो जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बना सकते हैं इस तरह से। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं PF5 की, तो ये जो बाईपिरामिडल आती है, ट्राइगोनल, इस तरह से। तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस फॉर्म की कंपैरिजन में ऑक्टाहेड्रल जो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, और इसीलिए वो CN नंबर 6 से 5 से टू CN नंबर 6 तक चला जाता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो कुछ बात हो गई, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम लोगों को मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसके कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की और केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस में वाइट फास्फोरस हो गया, ब्लैक फास्फोरस हो गया, इनके बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस नेचर के होते हैं, हम लोग उसको समझेंगे। और इसी तरह से अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।